हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम देखेंगे ब्लड के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, जिसमें आपने क्या देख लिया? हार्ट के बारे में स्टडी कर लिया है। आज हमें किसके बारे में स्टडी करनी है? ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला हमने क्या देखा? हार्ट देखा। हार्ट का काम क्या होता था? पंपिंग करना। ठीक है, ब्लड को क्या करता था? वो पंप करता था। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर? ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स के बारे में देखेंगे, यानी कि रक्त वाहिकाओं के बारे में देखेंगे। अब ये रक्त वाहिकाएं होती क्या हैं? जो ब्लड को क्या करती हैं? जो रक्त को कैरी करती हैं। रक्त को कैरी करती हैं का मतलब क्या है? रक्त को ले आने का काम करती हैं, या तो बॉडी से हार्ट की ओर या हार्ट से लंग्स की ओर। तो वही सब क्या कहलाती हैं? आपकी ब्लड वेसल्स कहलाती हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं? टाइप की बात की जाए तो ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? वेन्स। कौन कौन सी? वेन्स, आर्टरी और कैपिलरी। इन तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं। शिरा, धमनी और केशिकाएं। अब हम एक एक करके सबके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका? वेन्स है। आपको याद होगा, जब आप कभी डॉक्टर के पास गए होगे तो डॉक्टर क्या ढूंढता है? नस ढूंढता है ना? वेन्स ढूंढता है इंजेक्शन लगाने के लिए। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। वेन्स क्या करता है? अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाता है? कहाँ? हृदय के पास ले जाता है। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? ये क्या कैरी करता है? इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। इम्प्योर ब्लड, इट कैरी इम्प्योर ब्लड। ठीक है, किसको कैरी करता है? इम्प्योर ब्लड को, यानी ये अशुद्ध रक्त को कहां से कहां तक? शरीर से कहां तक? हृदय तक ले जाता है। समझ आया? मीन्स क्या हुआ कि अगर अशुद्ध रक्त है और किस साइड से हृदय में इंटर करता है? दाएं साइड से इंटर करता है। और आपने देखा था कि जब हृदय हमने पढ़ा था, सुपर वेना कोवा और इंफीरियर वेना कोवा। ठीक है, 2 टाइप्स की वेन्स पढ़ी थी हमने। तो वो जो वेन्स थी क्या कर रही थी? इम्प्योर ब्लड को बॉडी से हार्ट की ओर लेके जा रही थी। तो वही है यहाँ पर, वेन्स क्या करती है? अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय की ओर लेकर जाती है। ठीक है, इट कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। इतना पॉइंट याद रखना है। किसके बारे में? वेन्स के बारे में। दूसरा पॉइंट जो इसका याद रखना है वो क्या है? ये कैसी होती है? मोटी होती है या पतली होती है? तो आप क्या बोलोगे? थिन होती है। कैसी होती है? पतली होती है। ठीक है, यानी कि जो वेन्स होती है, वेन्स की वॉल, ठीक है, वॉल की बात की जा रही है। वेन की वॉल कैसी होती है? थिन होती है, पतली होती है। क्यों होती है? इसका भी रीजन है। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये, और तीसरा पॉइंट ये हो गया। अब वेन्स की जो वॉल होती है वो पतली क्यों होती है? तो उसका रीजन ये है कि इसमें आप देख रहे हो तो ये क्या कर रहा है? केवल एक ही दिशा में ब्लड को लेके जा रहा है, शरीर से हृदय की ओर। ठीक है, तो इसका मतलब इस पर क्या होगा? प्रेशर, ब्लड का जो बहाव है, ठीक है, फ्लो है, ब्लड फ्लो का जो प्रेशर है इसके ऊपर क्या होता है? कम होता है। यानी कि आप क्या लिखोगे? ब्लड फ्लो का प्रेशर कैसा होता है? दबाव कम होता है। क्योंकि यह यूनिडायरेक्शनल होता है, या यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है। यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है, एक दिशा में फ्लो करता है। ठीक है, सारा ब्लड जो है, सारा रक्त कहाँ है? शरीर से हृदय की ओर एक ही दिशा में फ्लो कर रहा है। इसलिए इस पर ब्लड फ्लो का प्रेशर क्या होता है? दबाव कम होता है। इसीलिए इसकी वॉल क्या है? पतली भी चल जाती हैं। ठीक है, आपको इसके बारे में और पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है? वो ये है
कि जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं, मैंने क्या बोला, सारी वेन्स क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय की ओर ले जा रही हैं। लेकिन जब अगर वेन्स के साथ ही पल्मोनरी वर्ड लग जाए, पल्मोनरी, इसको क्या बोलते हैं, फुसफुस शिरा, जब भी फुसफुस वर्ड लग जाए, पल्मोनरी वर्ड लग जाए, समझ लेना ये इसके जस्ट अपोजिट काम करेगा। क्या करेगा ये किसको कैरी करेगा, ये अशुद्ध को कर रहा है, तो ये किसको करेगा, शुद्ध रक्त को लेकर जाएगा। शुद्ध रक्त को कहां से, अब बदल गया, जगह बदल गई, ये शरीर से हृदय की ओर जा रहा था, लेकिन ये फेफड़े से हृदय की ओर जाएगा। कहां से, फेफड़े से हृदय की ओर ले जाती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। पल्मोनरी वेन्स क्या करती है, इट कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। बस इतना पॉइंट आपको वेन्स के बारे में याद रखना है। ठीक है, क्या क्या याद रखना है कि पहला, ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, कहां से, बॉडी से हार्ट की ओर कैरी करता है। इसकी जो वॉल होती है पतली होती है, क्योंकि इस पर ब्लड फ्लो का दबाव बहुत कम होता है, क्योंकि यह एक ही दिशा में फ्लो करता है। किस दिशा में, शरीर से हार्ट की ओर फ्लो करता है। ठीक है, इसलिए वेन्स क्या होती हैं, पतली होती हैं और अशुद्ध रक्त को ये कैरी करती हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, वो क्या है, पल्मोनरी वेन्स है। क्या है ये, पल्मोनरी वेन्स है, फुसफुस शिराएं हैं, जो कि शुद्ध रक्त को कैरी करती हैं। कहां से कहां तक लेकर जाती हैं, लंग्स से हार्ट की ओर, यानी कि फेफड़े से हृदय की ओर लेकर जाती हैं। वेन्स का सिर्फ इतना पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंड, जो है जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, वो क्या है आपका, धमनी। किसकी बात हो रही है, धमनी की बात हो रही है, यानी कि आर्टरी की बात हो रही है। सेकेंड है आपका ब्लड वेसल्स में आर्टरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। यहां से आपका एक फेमस क्वेश्चन आता है, सबसे बड़ी महाधमनी, सबसे बड़ी महाधमनी, लार्जेस्ट आर्टरी की बात करें, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सबसे बड़ी महाधमनी कौन सी होती है, आप क्या बोलोगे, अरोटा। क्या वो होती है, अरोटा होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब आर्टरी का काम क्या होता है, पहला पॉइंट, ये क्या करता है, शुद्ध रक्त को कहां से कहां तक, हृदय से शरीर की ओर ले जाता है। ठीक है, समझ आ गया, क्या करता है ये, प्योर ब्लड कैरी करता है। कहां से कहां तक कैरी करता है, हार्ट से बॉडी की ओर ले जाता है। यानी कि जब ब्लड में ऑक्सीजन मिल गया है, ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया है, इसका मतलब वो प्योर हो गया है अब, और वो लंग्स से हार्ट में आ चुका है, तो हार्ट क्या करेगा, उस प्योर ब्लड को, उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को क्या करेगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। किसके थ्रू, अरोटा के थ्रू। अरोटा क्या है, एक सबसे बड़ी आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी है, इसीलिए इसको महाधमनी कहा जाता है। ठीक है, तो धमनी का काम क्या हो गया, शुद्ध रक्त को, प्योर ब्लड को हृदय से शरीर की ओर ले जाना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो याद रखना है, क्या होता है, अब आप देखो, हार्ट तो यहां पर है ना, लेकिन अब ब्रेन को भी प्योर ब्लड भेजना है, नीचे पैर तक, पैर के अंगूठे तक ब्लड को भेजना है, ऊपर ब्रेन तक ब्लड को, ये पूरी बॉडी में चारों तरफ प्योर ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, चारों तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये, इसको आप क्या बोलोगे, ये क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। मल्टी डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, इसलिए अब जब ये चारों दिशाओं में ब्लड का फ्लो करा रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर वर्कलोड, प्रेशर ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो जो इसकी वॉल होती है, किसकी, आर्टरी की जो वॉल होती है, धमनी की जो वॉल होती है, वो कैसी होती है, थिक होती है। क्यों, कैसी होती है, वो मोटी होती है। क्या होती है, मोटी, धमनी की
दीवार या वॉल या भित्त आप कह सकते हो, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखना। लेकिन यहां पर भी एक अपवाद है। क्या है? एक्सेप्शन है। अपवाद क्या है वो भी देख लो। मैंने क्या बोला, जब पल्मोनरी वर्ड लग जाए तो क्या होता है, मैंने क्या बोला, वो अपवाद में चला जाता है, जस्ट अपोजिट काम करता है। अब यहां पर क्या लग गया, पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि फुसफुस धमनी। समझ आ गया? अब ये क्या करेगा, ये शुद्ध रक्त को लेके जा रहा है, तो ये क्या करेगा, अशुद्ध रक्त को ले जाएगा। किसको? अशुद्ध रक्त को। कहां से कहां तक? हृदय से फेफड़े की ओर, फेफड़े की ओर। बस इतना याद रखना है। क्या करता है ये? इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। कहां से कहां तक? हार्ट से लंग्स तक। ठीक है। क्या क्या पॉइंट आपको देखना है यहाँ पर? आर्टरी का काम क्या है? प्योर ब्लड को हार्ट टू बॉडी ट्रांसफर करना, मल्टी डायरेक्शन में ट्रांसफर करना। इस पे इसलिए वर्कलोड या प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए इसकी जो वॉल होती है वो मोटी होती है। और पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, फुसफुस धमनी क्या होती है, वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। कहां से? हार्ट से लंग्स को ले जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को किसके पास भेजती है? लंग्स के पास भेजती है। तब उसमें लंग्स क्या करता है? ऑक्सीजन ऐड कराता है। ठीक है। ये हो गया किसके बारे में? आर्टरी के बारे में। तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बोला था? केशिकाएं। क्या बोला था? कैपिलरी, केशिकाएं। ये ज्वाइंट पॉइंट होता है किसका? ज्वाइंट ऑफ वेन्स एंड आर्टरी। ठीक है। दोनों के जोड़ को, जहां पर दोनों आकर मिलती हैं, उसे क्या बोला जाता है? केशिकाएं बोला जाता है। एक डायग्राम से समझो, इसे डायग्राम से समझते हैं। देखो ये क्या है? हार्ट हो गया ये, ठीक है। ये हृदय हो गया। हृदय से क्या कनेक्टेड है? ये आर्टरी और ये वेन्स कनेक्टेड है। बीच में मैंने क्या बोला? दोनों का ज्वाइंट पॉइंट क्या कहलाता है? कैपिलरी कहलाता है। ये हो गई दोनों की ज्वाइंट पॉइंट। ठीक है। उसके बाद यहीं से ही फिर से वेन्स और आर्टरी निकली। ये कहां पर गई? लंग्स के पास गई। किसके पास गई? लंग्स के पास गई। तो आप क्या देख रहे हो? ये क्या है? लंग्स है, यानी कि फेफड़ा है। ये क्या है? हृदय है, हार्ट है। और ये क्या है? कैपिलरी है। क्या है ये? कैपिलरी है। मीन्स ये क्या कर रहा है? केशिकाएं जो आर्टरी और वेन्स को जोड़ रहा है। इधर आप देख रहे हो ये कैसा दिख रहा है? थोड़ा मोटा दिख रहा है। ये कैसा साइड हो गया? आर्टरी हो गया। और ये आपको पतला दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? वेन्स हो गया। ठीक है। अब यहां पर आप देखो, ये क्या हो जाएगा आपका? पल्मोनरी वेन्स। और ये क्या हो जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी। यहां से समझो, आर्टरी क्या कर रहा है? हृदय से क्या करेगा? ये हृदय से ब्लड को उठाएगा। किसको देता है ये? अब यहां पर आप देखो कि क्या काम कर रहा है? वेन्स और आर्टरी का काम क्या? वेन्स क्या कर रही है? बॉडी से कहां पर लेके जा रही है? हार्ट तक। और फिर उसके बाद आर्टरी क्या कर रही है? हार्ट से उसको बॉडी में ट्रांसफर कर रही है। लेकिन जो ये पल्मोनरी वर्ड लगे हैं, ये हार्ट से ब्लड को लंग्स तक और लंग्स से ब्लड को हार्ट तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है। तो अब आप यहाँ ये देखो कि जो यहां से ब्लड को इस साइड लेकर गया, लंग्स के पास लेकर गया, वो कौन था? पल्मोनरी आर्टरी थी। ये क्या करी? इम्प्योर ब्लड को हार्ट से कहां लेकर गई? फेफड़े के पास। और उसके बाद पल्मोनरी वेन्स ने क्या किया? डायरेक्शन देखना एरो का। ठीक है। पल्मोनरी वेन्स ने क्या किया? यहां पर ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर हृदय को वापस ला कर दिया। ठीक है। इस तरीके से इनका फंक्शन होता है। तो आपको सिर्फ इतना समझना, आर्टरी वेन्स जस्ट अपोजिट में, इस साइड पल्मोनरी वेन्स और इस साइड में क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी होता है। आर्टरी के साइड आर्टरी और ऐसे क्रॉस में आपको ये समझ लेना है। ठीक है। इतना सा पॉइंट आपको किसके बारे में समझना था? ब्लड वेसल्स के बारे में। क्वेश्चन आपका आ जाता है सिर्फ इतना कि जो ऐसे वेन्स का नाम या
ऐसी आर्टरी का नाम जो हार्ट से लंग्स की ओर फ्लो होती है। ठीक है, तो जब ऐसी ब्लड वेसल्स का नाम पूछ लेगा कि हार्ट से लंग्स की ओर कौन सी जा रही है, तो आपको जब तक पता नहीं होगा कि हार्ट से लंग्स कौन जा रहा है तो आप कैसे रिप्लाई कर पाओगे। लंग्स से हार्ट कौन आ रहा है, जब आपको पता नहीं होगा तो कैसे रिप्लाई कर पाओगे। और ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इतना आपको अच्छे से समझना है कि कौन सा वेन्स या कौन सी आर्टरी किस डायरेक्शन में ब्लड को कहां से कहां लेके जा रही है। ये हो गई किसके बारे में बात हो गई, ब्लड वेसल्स के बारे में बात हो गई। अब हम क्या देखते हैं, थर्ड टॉपिक अब हमारा किसके बारे में, ब्लड के बारे में। ब्लड को क्या बोलते हैं हिंदी में, रक्त है। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है इसके बारे में, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ब्लड कहाँ बनता है, यानी कि इसका निर्माण कहाँ होता है। तो आप क्या बोलोगे, बोन मैरो में, बोन मैरो में। अब बोन मैरो को हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा में। मीन्स ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान आप किसे बोलोगे, आरबीसी का कब्रिस्तान, या इंग्लिश में आप इसे क्या लिखोगे, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोलोगे, स्प्लीन। क्या होता है, स्प्लीन, यानी कि प्लीहा। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लीहा। प्लीहा क्या है, आरबीसी का कब्रिस्तान है, यानी कि आरबीसी जहां पर खत्म होती है, जहां पर डैमेज होती है, डिस्ट्रॉय होती है, उसे ही क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। स्प्लीन में ही जाकर, स्प्लीन यानी कि प्लीहा में ही जाकर आरबीसी की डेथ होती है, इसीलिए इसे स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे, जो ये ब्लड है, क्वेश्चन जो आपसे और पूछा गया है वो पूछा गया कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ठीक है, तो कलर की बात हो गई कि ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है। तो लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, HB। अब ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का दिखाई देता है। इसीलिए ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है, ब्लड के स्टडी को यानी कि अध्ययन को क्या बोला जाता है, हीमेटोलॉजी बोला जाता है, हीमेटोलॉजी बोला जाता है। हीमेट मतलब क्या, ब्लड। हीमेट का मतलब क्या, फेरस। हीमेट का मतलब ऐसे फेरस होता है, आयरन होता है। ठीक है, और इसीलिए ब्लड में क्या पाया जाता है, फेरस पाया जाता है। आप क्या बोलते हो, ब्लड की कमी होती तो आप क्या बोलते हो, मीन्स आयरन की कमी हो रही है ना। आप क्या बोलते हो, जब ब्लड की स्टडी करते हैं, सॉरी, जब ब्लड की कमी होती है तो आप क्या बोलते हो, आयरन की कमी हो रही है। और आयरन की कमी से या ब्लड की कमी से होने वाले रोग को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एनीमिया। तो वही चीज है यहाँ पर, जब ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है या आयरन की कमी हो रही है, आयरन को ही क्या बोलते हैं, हीमेट बोलते हैं। तो इसीलिए ब्लड के अध्ययन को क्या बोला जाता है, हीमेटोलॉजी बोला जाता है। ये पॉइंट इतना याद रखना है आपको। ब्लड का पीएच वैल्यू याद रखना है, पूछा जाता है आपसे पीएच मान, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, एग्जैक्टली 7.4 आपको याद रखना है कि ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। 7 से ज्यादा हो गया पीएच स्केल पर, इसलिए ब्लड कैसा होता है, क्षारीय यानी कि बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, जो ह्यूमन रक्त होता है, मानव ब्लड होता है, वो कैसा होता है, क्षारीय नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर होता है। इतना हमें ब्लड के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखना है यहाँ पर वो ये है कि जो ब्लड है, एक ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड पाया जाता है। तो हमारी बॉडी में कितना 5 to 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। ठीक है, ये कितना पाया जाता है, 5 to 6 लीटर, जो कि बॉडी वेट का 7% होता है। ठीक है, तो जो ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में जो ब्लड पाया जाता है कितना होता है, लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है।
और ये हमारे शरीर के भार का कितना होता है, लगभग 7% या 7% माना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, जब रक्त को ब्लड बैंक में कितने डिग्री सेल्सियस पर इसको स्टोर करके रखा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, 4 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करते हैं। ठीक है, स्टोर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना आपको ब्लड के बारे में, कि जब आपने देखा होगा, आप बोलते हो कि 1 यूनिट ब्लड चढ़ा इनको, है ना, 2 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ी, तो 1 यूनिट ब्लड का मतलब कितना हुआ, 1 यूनिट ब्लड इज इक्वल टू 350 ml होता है। कितना होता है, 350 ml होता है, मिलीलीटर होता है। ठीक है, ये नोट करिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में कि जो ब्लड होता है, ब्लड में क्या पाया जाता है, हिपैरिन पाया जाता है। हिपैरिन, ब्लड में हिपैरिन नामक प्रतिस्कंदन, या आप इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, एंटीकोगुलेंट पाया जाता है। ब्लड में क्या पाया जाता है, हिपैरिन नामक एंटीकोगुलेंट या प्रतिस्कंदन पाया जाता है, जो कि रक्त को क्या करता है, क्लॉटिंग होने से रोकता है, जमने से रोकता है। ये भी पॉइंट याद रखना है। और मैंने आपको बता दिया है पहले ही, जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था कि हिपैरिन का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको क्या बताया था मैंने, हिपैरिन और फाइब्रोनोजिन कहाँ पर बनते हैं, लीवर में ही बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको जो समझना है यहाँ पर, ब्लड को कितने पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, तो आप देखोगे ब्लड 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है सॉलिड पार्ट और एक होता है लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट। यहां से क्वेश्चन बनता है आपका, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका। ठीक है, तो जो लिक्विड पार्ट है इसे ही क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। जो सॉलिड पार्ट है इसे क्या बोलते हैं, ब्लड कार्पल्स, या आप इसको क्या लिख सकते हो, ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, रुधिर कणिकाएं। अब ब्लड मतलब मान के चलो कोई भी चीज हम किस पे देखते हैं, 100% पर देखते हैं, तो 100% आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है ब्लड में, तो ब्लड में प्लाज्मा का परसेंटेज 55 होता है, और सॉलिड पार्ट का यानी कि रुधिर कणिकाओं का कितना होता है, 45% होता है। ठीक है, अब ये सॉलिड जो है पार्ट, ये कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आपने सुना होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। इसको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, पहले हम प्लाज्मा पे आ जाते हैं। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, तो आप क्या बोलोगे, रंगहीन, यानी कि ये कैसा होता है, कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, जिसका कोई रंग ही नहीं होता है। और क्या होता है, 90% पानी होता है, इसमें क्या होता है, वाटर होता है। 90% पानी होता है, बाकी का प्रतिशत जो इसमें होता है वो क्या होता है, आप क्या बोलोगे, ऑर्गेनिक। ये लिख लिया आपने, कलरलेस प्लस 90% वाटर प्लस ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक पदार्थ या सब्सटेंस। ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं, 10% होते हैं। कितने होते हैं, 10%। यहां लिख देती हूं मैं, प्लाज्मा में पानी कितना होता है, 90%। नेक्स्ट है आपका कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं, ये 10% होते हैं। इतना याद रखना है। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा होता है ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट हो गया, तीन पार्ट हो गया इसका। कौन सा, पहला पार्ट हो गया इसका एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। दूसरा हो गया ग्लोब्यूलिन, तीसरा हो गया फाइब्रोनोजिन। ठीक है,
एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है, ये 3 प्रोटीन है, ये तीनों ही क्या है, प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन इसका मतलब क्या होता है, ये तीनों ही क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोनोजिन, ठीक है। ये 3 तरीके की प्रोटीन है जो कहाँ पाई जाती है, प्लाज्मा में पाई जाती हैं। एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है, सब ने अंडा देखा होगा, एग देखा होगा, तो अंडे में आप क्या देखते हो, एक पीला पदार्थ पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योक। तो आप क्या बोलोगे, अंडे में योक का निर्माण करना, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है, अंडे में योक का निर्माण करना, यानी कि पित्त का निर्माण करना। किसका, पित्त का निर्माण करना, पीले पदार्थ का निर्माण करना। कौन करता है, एल्ब्यूमिन करता है, इसीलिए अंडे में कहा जाता है कि प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है ग्लोब्यूलिन। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी को बनाने का काम करता है। क्या करता है ये, एंटीबॉडी, या आप क्या बोलोगे, प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करता है, का निर्माण करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, फाइब्रोनोजिन। ये क्या करता है, रक्त का थक्का बनने से रोकता है, रक्त का थक्का बनने में हेल्प करता है, रोकता नहीं है, ठीक है, बनने में हेल्प करता है। और हिपैरिन क्या है, वो ब्लड क्लॉटिंग रोकता है, ठीक है। तो फाइब्रोनोजिन क्या हो गया, रक्त का थक्का बना रहा। इसका मतलब आपने कभी देखा, जब आपको चोट लग जाती है तो ब्लड क्या होता है, थोड़ी ही देर में गाढ़ा हो जाता है। इसका मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है, फाइब्रोनोजिन प्रेजेंट है, प्लाज्मा प्रेजेंट है, और प्लाज्मा के उस पार्ट में फाइब्रोनोजिन है। अगर प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन को निकाल दो तो आपका जो ब्लड होता है वो कैसा हो जाता है, बहुत ही पतला, यानी कि उसे क्या बोलते हैं, फिर सीरम बोलते हैं, पतला रुधिर बन जाता है। कब, जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन निकाल दिया जाएगा तो जो ब्लड होगा वो क्या कहलाएगा, सीरम कहलाएगा। कैसा है, ये पतला रुधिर कहलाता है। तो आज आपकी क्लास में सिर्फ इतना ही, आपको इतना पॉइंट याद रखना है। ब्लड वेसल्स, वेन्स, आर्टरी, कैपिलरी के बारे में याद रखना, उनका डायरेक्शन याद रखना है। ब्लड के बारे में 2 पार्ट, कितना % प्लाज्मा होता है, 55, ब्लड कार्पल्स 45, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होती हैं उनके पार्ट। इसमें 3 प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोनोजिन। एल्ब्यूमिन का काम है अंडे में पीले पदार्थ का निर्माण करना, ग्लोब्यूलिन का काम है एंटीबॉडी का निर्माण करना, और फाइब्रोनोजिन का काम है रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। और अगर प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन को निकाल दिया जाए तो ब्लड कैसा हो जाएगा, बहुत ही पतला हो जाएगा। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम ब्लड कार्पल्स, रुधिर कणिकाओं की बात करेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो भी। तो ये टॉपिक बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। अच्छे से आप पढ़ाई करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकॉन की भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच।